नमस्कार मित्रों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी की पाठशाला पर। मैं डॉक्टर धनेश आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम ऐसा टॉपिक या जो प्रकरण है वो पढ़ेंगे जो प्रमुख रूप से हिंदी व्याकरण के अंतर्गत या व्याकरण कोटियों के अंतर्गत व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, जो हर परीक्षा में तो नहीं पूछा जाता, परंतु जो मुख्य परीक्षाएं हैं जैसे जेएलओ है, आरजेएस है, पीएसआई है, जो बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं और अच्छे लेवल की जो एग्जाम है उनमें प्रमुख रूप से पक्ष से या आस्पेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम प्रमुख रूप से जानेंगे पक्ष होता क्या है, आस्पेक्ट क्या होता है। अंग्रेजी में इसका जो उच्चारण है या जो रूप है वो आस्पेक्ट हम बोल सकते हैं। ये प्रमुख रूप से कितने प्रकार का होता है और क्या क्या सिचुएशन या क्या क्या स्थिति या जो पक्ष है वो प्रमुख रूप से माने गए हैं। तो चलते हैं हम अपनी आज की इस कक्षा पे। चलिए देखिए, पक्ष जिसको आस्पेक्ट बोल सकते हैं, इसकी हम परिभाषा या डेफिनेशन देखें। देखिए, प्रत्येक कार्य को आप करते हैं, कोई भी कार्य आप करेंगे, चाहे कुछ भी काम कीजिए, उसकी एक प्रोसेस होती है कि मान के चलो आपको गांव जाना है या आपको शहर जाना है। सबसे पहले आप घर से निकलेंगे, उसके बाद आप बस में बैठेंगे, उसके बाद अगले स्टैंड पे जाएंगे, आप रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, वहां से अगले स्थान पर आप पहुंचेंगे। तो ये अलग अलग जो प्रोसेस है, यही प्रमुख रूप से क्या होता है, पक्ष माना जाता है। देखिए, प्रत्येक कार्य किसी समय सीमा के बीच होता है और मान के चलो आपको जाना है तो मान के चलो कि आप पास में जा रहे हैं तो कुछ घंटों में समय लगेगा, दूर जा रहे हैं तो दिनों में लगेगा, और दूर जा रहे हैं तो महीनों में लगेगा। तो प्रत्येक कार्य किसी न किसी समय सीमा के बीच होता है, जो आरंभ से लेकर अंत तक विस्तारित रहता है। यानी कि आपको पता है, ऐसा नहीं कि आपको कोई चीज कोई काम करना है तो आपने किया और वहां चले गए, स्टेप बाय स्टेप आप चलते हैं, तो वही प्रमुख रूप से विस्तारित रहता है। इस अवधि में क्रिया के घटित होने के विभिन्न पहलू, यानी कि अलग अलग क्रियाएं घटित होती है। ठीक है, आप घर से निकलते हैं, मान लो आप विद्यालय जा रहे हो या आप अपने कॉलेज जा रहे हो, घर से निकलते हैं, बाइक में जाते हैं तो बाइक लेते हैं, या ऑटो में बैठते हैं, या बस में जाते हैं, फिर उसके बाद आप कॉलेज के आगे है वो बस से उतरेंगे, उसके बाद अंदर जाएंगे, उसके बाद कक्षा में जाएंगे। तो ये प्रमुख रूप से क्या होते हैं, विभिन्न पहलू है वो माने जाते हैं। और इन्हीं पहलुओं को जो देखना है वो क्या कहलाता है, पक्ष कहलाता है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कहें तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया के होने की, यानी कि क्रिया के होने की प्रक्रियागत अवस्था, यानी कि जो प्रक्रिया चल रही है उस अवस्था का बोध होता है या उस अवस्था का हमें ज्ञान होता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, पक्ष है वो कह सकते हैं। ये जो पक्ष हैं वो प्रमुख रूप से 7 प्रकार के माने गए हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम कौन सा पक्ष मानते हैं। आरंभ द्योतक पक्ष, यानी कि आरंभ का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। मान के चलो आपने कोई भी चीज स्टार्ट की है तो क्रिया के आरंभ होने की सूचना, यानी किसी भी वाक्य में यदि आपको कोई भी क्रिया आरंभ होने की सूचना प्राप्त होती है तो वो आरंभ द्योतक। जैसे नाम को पकड़िए आप, आरंभ द्योतक, इसमें क्रिया का काल कुछ भी हो सकता है। क्रिया भूतकाल में भी हो सकती है, वर्तमान काल में हो सकती है, भविष्य काल में भी हो सकती है। आरंभ, ठीक है, प्रमुख रूप से क्रिया का काल है वो इसमें क्या रहेगा, वर्तमान काल और भूतकाल दो रहेंगे। जैसे लड़की पुस्तक पढ़ने लगी है, ठीक है, तो शुरू तो हो गया ना काम, यानी आरंभ हो गया। अब पढ़ने लगी है वो वर्तमान में भी हो सकती है और भूतकाल के लिए भी कहा जा सकता है। बच्चा चलने लगा है, यानी बच्चा है, छोटा बच्चा है, वो चलने लगता है, अर्थात आरंभ का काम उसने कर दिया है। जैसे धूप निकलने लगी है, तो धूप है उसका भी आरंभ निकलना है, वो प्रारंभ हो गया है। मरीज चलने लगा है, मरीज है वो मरीज है, अर्थात चारपाई पे रहता है या बेड पे रहता है, उसके बाद वो चलने की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है, वो प्रमुख रूप से आरंभ द्योतक पक्ष है वो कहलाता है। यानी कि बीइंग टू एक्शन, यानी स्टार्टिंग जो पॉइंट है आरंभ है वो प्रमुख रूप से आप इसको कह सकते हैं। 2 नंबर पे है सातत्य बोधक। सातत्य बोधक पक्ष, क्रिया के निरंतर रूप से चलने का संकेत, यानी क्रिया वो स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद वो क्या है, निरंतर रूप से चल रही है। इसमें भी काल है वो कुछ भी हो सकता है, अर्थात आपका भविष्यत काल, वर्तमान काल या भूतकाल कुछ भी हो सकता है। लड़की किताब पढ़ रही है, यानी क्रिया वो निरंतर रूप से चल रही है। देखो,
क्रिया है वो निरंतर रूप से चल रही है, किताब पढ़ रही थी और अब भी क्या है वो पढ़ रही है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, अध्यापक का वो कक्षा में पढ़ाना उसने स्टार्ट भी कर दिया और अब वो कंटिन्यू है, वो चल रहा है। उसी प्रकार वहां वर्षा हो रही है, तो वर्षा है वो स्टार्ट हो चुकी है और उसके बाद निरंतर रूप से चल रही है। लड़की लिख रही है, ठीक है, यानी कि वो भी लिखना स्टार्ट है वो कर दिया उसने। लड़का कल भी इसी तरह पुस्तक पढ़ रहा होगा, ये से वाक्य भी उसमें आ जाएंगे, यानी कि कल भी इसी तरह वो पुस्तक वो पढ़ेगा, यानी भविष्य की बात है वो की जा रही है, अर्थात प्रमुख रूप से किसी भी क्रिया के निरंतर रूप से चलने का संकेत मिलता है। 3 नंबर पे देखिए प्रगति बोधक पक्ष। इसमें क्या होता है, क्रिया निरंतर रूप से तो इसमें चलती है, इसमें भी क्रिया निरंतर रूप से जारी रहने का संकेत, इसमें चल रही आगे और ये कोई भी क्रिया है वो उसको जारी रहने का संकेत है वो, अर्थात आगे बढ़ते रहने का जो सिग्नल या जो संकेत है वो परम रूप से हमें मिलता है। इसमें जो है वो वर्तमान काल की क्रिया है वो अधिक आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे भीड़ बढ़ती ही जा रही है, अब देखो वो क्रिया निरंतर रूप से जारी हो रही है, अर्थात इसमें भी बच्चा पढ़ रहा है, परंतु ये जो पक्ष है वो परम रूप से चलने का संकेत है, आगे बढ़ते रहने का संकेत नहीं है, यानी कि वो पढ़ाई कर रहा है। अब इसमें देखो मान के चलो भीड़ बढ़ रही है तो भीड़ के साथ व्यक्ति भी बढ़ेंगे, अर्थात आगे बढ़ते रहने का संकेत है। वर्षा हो रही है तो पानी का स्तर भी क्या होगा, बढ़ेगा। इस प्रकार के जो क्रिया है वो परम रूप से प्रगति बोधक में की जाएगी। जैसे वर्षा होती ही जा रही है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया। बाढ़ का पानी बढ़ता ही चला जा रहा है, यानी कि वो परम रूप से प्रोसेस है वो आगे से आगे बढ़ता जाएगा। इसमें देखिए पूर्णता बोधक पक्ष, क्रिया के पूरी तरह से संपन्न हो जाने का बोध होता है। पूर्णता जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि किसी भी कार्य को पूर्ण होने का भाव इसमें नजर आता है। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ ली है, मैंने रामचरितमानस पढ़ लिया है, वर्षा रुक चुकी है, यानी वो काम होकर के पूर्ण रूप से हो चुका होता है। उसके बाद देखिए नित्यता बोधक पक्ष, क्रिया के नित्य होने का बोध, यानी कि पहले भी हो रही थी, अब भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। देखिए मनोज शिक्षक है, या मान के चलो मैं कहूं मैं शिक्षक हूं, तो मैं पहले भी शिक्षक था यानी स्टार्टिंग पॉइंट से, अब भी शिक्षक हूं और आगे भी शिक्षक रहूंगा, यानी कि परम रूप से क्रिया है वो नित्य होने का बोध, अर्थात नित्य होने का बोध का मतलब आप समझेंगे इसमें क्रिया के नित्य होने का बोध होता है, क्रिया पहले भी होती थी, अब भी होती है और आगे भी होती रहेगी। सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है, सूर्य पहले भी पूर्व दिशा में निकलता था, अब भी पूर्व दिशा में निकलता है और आगे भी निकलता रहेगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ये प्रोसेस भी पहले भी होती थी, अब भी हो रही है और आगे भी होगी। जैसे सुरेश डॉक्टर है, तो पहले भी डॉक्टर था, अब भी और आगे भी रहेगा। उसके बाद देखिए आवृत्ति मूलक देखिए, आवृत्ति का मतलब होता है रिपीटेशन, क्रिया के कार्य एक या दो बार नहीं होता बल्कि बार बार किए जाने का संकेत है वो प्रमुख रूप से मिलता है। आवृत्ति रिपीटेशन होने का बोध हमें मिलता है। लड़की स्कूल जाती है, तो लड़की है वो पहले भी स्कूल जाती थी, अब भी जाती है और आगे भी जाती रहेगी। ये अलग चीज है, देखिए क्रिया के नित्य होने का बोध है, यहाँ पर क्रिया कार्य एक दो बार नहीं बार बार होने का बोध वो होता है। डाकिया चिट्ठी बांटता है, डाकिया चिट्ठी रोज है वो बांटता है। यह आप कहेंगे दीपावली पर सब लोग घरों की सफाई करते हैं, दीपावली अभी आ रहा है और दीपावली का त्योहार, तो परम रूप से घरों की सफाई सभी करते हैं, यानी कि दीपावली जो ही हर साल आती है सफाई का कार्य प्रारंभ हो जाता है, यानी कि एक या दो बार नहीं होता है, वो परम रूप से आगे वो होता जाता है। ये तो देखो नित्य होती है, ये नित्य की बात नहीं, ये साल में भी हो सकती है, 2 साल में भी हो सकती है, 5 साल में भी हो सकती है, रोज भी हो सकती है, तो ये आवृत्ति मूलक वो माना जा सकता है। अब हम चलते हैं अपने अंतिम प्रकार की ओर। ये देखिए अभ्यास द्योतक, 7वां जो प्रकार है वो है अभ्यास द्योतक पक्ष। विशेष क्रिया, यानी कि क्रिया भी विशेष होगी, विशेष प्रयत्न के साथ, हर कोई नहीं करेगा, वो स्पेशल या जो विशेष व्यक्ति है वो करेगा और विशेष प्रयत्न के साथ नियमित रूप से करेगा, ये ध्यान रखेंगे आप। अभ्यास का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी आपकी होनी जरूरी है, नियमितता होनी जरूरी है, और विशेष क्रिया होगी और विशेष प्रयत्न के साथ की जाएगी। सामान्य क्रिया से हट करके होती है, ये ध्यान रखेंगे आप। निश्चित अवधि और निश्चित समय या निश्चित समय या अवधि पर बार बार की जाएगी, ऐसा नहीं है
कि आपने एक दिन शाम को कर ली, एक दिन सुबह कर ली, एक दिन 4 बजे कर ली, एक दिन रात को 4 बजे कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। विशेष क्रिया विशेष प्रयत्न के साथ नियमित समय पर की जाती है, सामान्य क्रिया से हटकर होती है, निश्चित अवधि या समय पर की जाती है। जैसे मोहन रोज व्यायाम करता है। अब मोहन रोज व्यायाम करेगा तो या तो 6 बजे करेगा सुबह, या 4 बजे करेगा, या 5 बजे करेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन उसने 6 बजे कर लिया सुबह, एक दिन 6 बजे शाम को कर लिया। वो नियमित है या रोज व्यायाम एक समय विशेष पर करेगा। दादी जी रोज गीता पढ़ती हैं, तो रोज गीता पढ़ेगी तो उनका एक फिक्स टाइम होगा, 5 बजे, 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे, जो भी है, तो रोज करेगी। यानी कि वो क्रिया हर दादी है वो गीता नहीं करती। प्रमुख रूप से जो विशेष क्रिया है वो विशेष प्रयत्न के साथ करने की आवश्यकता होती है, वही आपकी क्या होती है, अभ्यास द्योतक क्रिया वो मानी जा सकती है। जैसे लड़की प्राय गाने सुनती है, तो वो गाने है वो एक विशेष समय होगा या निश्चित प्रमुख रूप से उसका कोई खाली समय होगा जिसमें वो गाने सुनने का कार्य वो करती होगी। नीता सुबह सुबह या मनोज सुबह सुबह गिटार बजाता है, ठीक है, तो प्रमुख रूप से क्या करेगा, वो सुबह टाइम भी दे दिया, इसमें तो विशेष क्रिया है उसमें की जाएगी। तो प्रमुख रूप से ये आपका क्या हो गया, अभ्यास द्योतक पक्ष। अब मैंने 2 उदाहरण लिए हैं। अब बरसात रुक गई है, अब बरसात रुक गई है, इसमें कौन सा पक्ष होगा? तो जाहिर सी बात है, मैं आपको बता चुका हूं, पूर्ण रूप से जो क्रिया हो चुकी होती है उसको क्या कहते हैं, पूर्णता बोधक, ठीक है, पूर्णता बोधक पक्ष वो कहलाता है। उसके बाद मोहन अपनी कक्षा में पढ़ा रहा है, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि सातत्य यानी कि सातत्य बोधक है, अर्थात जिसमें क्रिया है वो निरंतर रूप से होने का संकेत देती है, तो प्रमुख रूप से उसमें सातत्य बोधक क्रिया, सातत्य बोधक पक्ष वो माना जाता है। ये जो पक्ष या एस्पेक्ट है उसके 7 प्रकार थे। मैंने आपको उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से आपको ये समझ में भी आए होंगे। फिर भी आपको कुछ डाउट है, कुछ आपको शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी शंका को लिख सकते हैं। आपकी शंका का समाधान 100% करने का प्रयास किया जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि अभी तक आपने इस आपके अपने YouTube चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर देवें और बेल आइकन को भी दबा देवें, ताकि हर आने वाला वीडियो आप तक बिना किसी रुकावट के, बिना किसी झंझट के आपके पास पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।